एक ऐसा आदमी जिसे हमेशा से कोई भाव नहीं देता था, जिसकी खुद की नजर में भी उससे बड़ा लूजर कोई नहीं था। अपनी लाइफ में एक खूबसूरत लड़की के आने से वो खुद को समझने ही लगा था, तभी उसकी वाइफ को एक जायंट मॉन्स्टर मार देता है और वो अब भी लूजर की तरह बस देखता रह गया और कुछ नहीं कर पाया। शायद इसीलिए भगवान को भी उस पर तरस आ गया और उसे मिली कुछ ऐसी पावर्स जिससे अब वो दुनिया के किसी भी मॉन्स्टर, बीस्ट या डेविल को बड़े आराम से मार सकता है। तो कहानी को यहीं से शुरू करते हैं। हमें दिखाया जाता है गायरो को, जो कि समुद्र के किनारे वाइन पी रहा था और अपने को कोस रहा था क्योंकि वो अपनी वाइफ तोआ को मॉन्स्टर से नहीं बचा पाया और अब उसका पूरी दुनिया में कोई नहीं है। यहाँ पर एंट्री होती है एक यंग लड़की की, जो ओशन से निकल कर आती है, अपने आप को सुखाती है और एक से दूसरे शिप पर छलांग लगाकर वहाँ से चली जाती है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि गायरो को कुछ समझ नहीं आता है। उसे लगता है ये सब वाइन की वजह से हो रहा है, इसीलिए वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि गायरो शहर जाता है, जहाँ हंटर्स को एक मिशन के लिए इकट्ठा किया जा रहा था। गायरो भी अपना रजिस्ट्रेशन करता है और अपने लिए एक स्पीयर हथियार के तौर पर सेलेक्ट करता है। यहाँ एक आदमी जिसका नाम अहम था, वो गायरो को बोलता है कि हंटिंग कोई बच्चों का खेल नहीं है, जो कोई भी आ सकता है और अगर वो जाना चाहता है तो अपना ध्यान खुद रखे। यहाँ एक दूसरा आदमी अपने बीस्ट ह्यूमन पार्टनर के साथ आता है, जो बोलता है कि गायरो को डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक वो लोग फ्रंट लाइन में हैं, उन्हें जान का कोई खतरा नहीं है। और उसका बेस्ट फ्रेंड भी इसमें हामी देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि उन लोगों का मिशन एक जायंट बीस्ट को हराना था, जो अपने बड़े बड़े नुकीले दांतों से चट्टानों में भी होल करके मैजिकल स्टोन ड्रिल करता है, जिसे खाके उसकी पावर्स बढ़ रही है और उसकी पूरी बॉडी से ब्लैक स्टीम भी निकल रहा है। यहाँ एक आदमी जो शायद इस मिशन को हैंडल कर रहा था, वो सभी लोगों से पूछता है कि क्या वो मरने के लिए तैयार हैं, जिस पर वो लोग हाँ में रिप्लाई करते हैं। उन लोगों का काम था कि बीस्ट को कैसे भी करके अटैक यूनिट के सामने ले जाने का। सभी अटैक यूनिट्स के लोग और गायरो भी बीस्ट को उनके पास आने का वेट करते हैं, लेकिन जब ऐसा होता है तब वो उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाते, क्योंकि प्लान के मुताबिक फर्स्ट लाइन टीम को बीस्ट को थोड़ा पास लाने के बाद खुद कहीं सेफ जगह चले जाना था, मगर वो बीस्ट अभी भी उनके पीछे था और अगर अटैक यूनिट उन पे अटैक करती है तो वो लोग भी घायल हो जाएंगे। हम देखते हैं जिन दो लोगों का बीस्ट पीछा कर रहा था, उनमें से एक अहम भी था। भागते भागते अहम गिर जाता है। बीस्ट उस पर अपने हॉर्न ड्रिल से अटैक करने ही वाला था, तभी गायरो चट्टान के ऊपर से नीचे आता है, अपने स्पेयर को बीस्ट के ऊपर फेंकता है, जिससे वो कुछ टाइम के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इतने टाइम में गायरो अहम को उठाता है और वहाँ से रस्सी की मदद से वापस ऊपर जाता है। अब सभी अटैकर्स को मौका मिल जाता है बीस्ट पे अटैक करने का और वो अपने लगातार अटैक से उसे हरा देते हैं। दूसरी तरफ गायरो अहम को आराम से ऊपर ले आया और सबको बताता है कि उसे कोई सीरियस इंजरीज नहीं है, सिर्फ उसके पैर पर चोट लगी है, जिसके बाद उसका मिशन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमें वो एक बार में दिखाया जाता है। वो आराम से ड्रिंक कर रहा है। वो देखता है कि कोई नोबल बॉय जिसका नाम मिसामे था, उससे मिलने आया था। गायरो पूछता है कि एक नोबल को उसके जैसे ड्रंक हंटर में क्या इंटरेस्ट है। वो जवाब में उसे एक पैलाडिन ऑर्ब दिखाते हुए बोलता है कि उसकी बहादुरी ने उसे काफी खुश किया है। गायरो को कुछ समझ नहीं आता कि इतने स्ट्रॉन्ग हंटर के होने के बाद भी वो उससे ही मिलने क्यों आया है। मिसामे बताता है कि वर्ल्ड में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई बीस्ट नहीं बल्कि इंसान खुद ही है और जल्द ही सिविल वॉर शुरू होने वाली है, जिसके लिए वो जितने हो सके उतने स्ट्रॉन्ग लोगों को इकट्ठा करके टीम बना रहा है। गायरो उसको बोलता है कि वो गलत आदमी के पास आ गया है और फिर वो अपनी शिप, जो उसका घर भी था, वहाँ लौट जाता है। अपनी शिप में आराम करते हुए उसे अर्थक्वेक होने की फील आती है और उसका स्पेयर भी ग्लो कर रहा है। शिप से बाहर आके वो देखता है कि पूरे शहर में सब लोग अपनी जान बचाने को इधर उधर भाग रहे हैं और एक दूर किसी जगह वही लड़की जो उस बीच पर दिखी थी वो ग्लो कर रही है और वो सब लोग उस पे अटैक कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक जायंट बीस्ट जो सिटी को तबाह कर रहा है। गायरो उस लड़की को देखता है और उसे अचानक अपनी वाइफ की याद आती है, जिसे वो बचा नहीं पाया था। उस लड़की को सभी हंटर्स से बचाने के लिए वो अपने स्पेयर से हंटर्स पर छोटा सा अटैक
अटैक करता है ताकि उनका ध्यान भटक जाए और उस लड़की को लेकर पानी में छलांग लगा देता है। वो लड़की खुद को गायरो से दूर करती है, लेकिन गायरो उसे कस के हग करता है और उसके सर पर किस करता है, जिससे लड़की शांत हो जाती है। लड़की को किस करते ही वो दोनों किसी ड्रीम वर्ल्ड में आ जाते हैं। यहाँ दोनों खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। लड़की अपना नाम 22 बताती है। गायरो उससे पूछता है कि उसके जैसी एक ताकतवर क्लेरिक यहाँ क्या कर रही है। वो उसे बोलती है कि वो अभी उसे कुछ नहीं बता सकती। गायरो भी उससे ज्यादा पूछता नहीं है क्योंकि अभी उसका ध्यान उस बीस्ट पर था जो हर तरफ तबाही मचा रहा है। गायरो अपने मैजिकल स्पेयर को समन करता है और 22 भी अपने फिजिकल फॉर्म से पार्शियल फॉर्म में बदल जाती है और गायरो की बॉडी पर एक शील्ड की तरह फॉर्म लेके उसके साथ अपनी पावर शेयर करती है। ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट था जो यूजर और एक क्लेरिक के बीच में होता है। कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद गायरो के बाल ग्लो करने लगते हैं और वो तुरंत बीस्ट के सामने टेलीपोर्ट हो जाता है। गायरो 22 को बोलता है कि उन्हें इस बीस्ट को सिटी से दूर ले जाना होगा, लेकिन 22 अभी भी कंफ्यूज थी क्योंकि ये उसका फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ था। गायरो उसे चुप होने को कहता है ताकि वो बीस्ट को मारने में फोकस कर सके। गायरो बीस्ट को 2 बार हिट करता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। गायरो लगातार कोशिश करता है किसी भी तरह से बस वो बीस्ट को कोई डैमेज दे दे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। उल्टा बीस्ट ही गायरो को पकड़कर फेंक देता है। इसके बाद गायरो के काफी ट्राई करने के बाद 22 नोटिस करती है कि शायद बीस्ट की आईज ही उसका वीक पॉइंट है और गायरो ने अभी तक उस पे अटैक भी नहीं किया है। गायरो भी उससे एग्री करता है और बीस्ट के हाथों पर से होते हुए उसकी आईज पर अटैक करता है। उनका प्लान काम कर जाता है और वो बीस्ट को हरा देते हैं। गायरो और 22 भी अलग हो जाते हैं, लेकिन गायरो की सीरियस इंजरी की वजह से वो वहीं गिर जाता है। 22 को समझ नहीं आता कि अब वो गायरो को हील करने के लिए क्या करे। तभी स्मोक के हटते ही एक लड़की वहाँ आती है। 22 उसका नाम माया बुलाती है। माया बोलती है कि वो एक जगह जानती है जहाँ इसका इलाज हो सकता है। दूसरी तरफ गायरो को सपना आता है जहाँ वो अपनी वाइफ की डेथ को याद करता है, साथ ही कि कैसे वो उसे बचा तक नहीं पाया था। इस शौक में उसकी नींद खुलती है। वो देखता है कि सिटी से दूर कहीं 22 और माया के साथ था। थोड़ी देर बात करने के बाद वो 22 को पूछता है कि क्या उसे सच में क्लेरिक और पैलाडीन के बारे में कुछ नहीं पता है। वो बताती है कि उसे कुछ पता है कि क्लेरिक बहुत ताकतवर सोल होती है। गायरो उसकी बात को पूरा करते हुए बोलता है कि क्लेरिक सिर्फ ताकतवर नहीं, खतरनाक भी होते हैं अगर वो अपनी पावर्स को कंट्रोल ना कर सके तो। इसीलिए उन्हें एक वेसल की जरूरत होती है जो उनकी पावर्स को कंट्रोल करने में हेल्प कर सके, लेकिन अब पैलाडीन को सिर्फ हंटिंग के लिए ही यूज किया जा रहा है, जैसे वो कोई वेपन हो। ये बात उसे काफी फ्रस्ट्रेट करती है। गायरो आगे पूछता है कि सिटी हंटर्स उस पर अटैक क्यों कर रहे थे, लेकिन वो अभी भी उसे बताने से मना कर देती है। यहाँ अब माया बीच में बोलती है कि अब उन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है तो अब उन दोनों को साथ में रहना पड़ेगा, लेकिन गायरो बोलता है कि वो अपने लिए कोई नया पैलाडीन ढूंढ ले क्योंकि उसे उनके साथ काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो दोनों को वहीं छोड़कर वापस अपनी शिप में आता है, लेकिन यहाँ उसे कहीं भी अपना मैजिकल स्पेयर नहीं मिलता है। वो उसे पूरी शिप में ढूंढने के बाद उसे समन करने की कोशिश भी करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। गायरो को फील होता है कि उसका स्पेयर किसी बंद कमरे में है। साथ ही वो ये भी फील कर पाता है कि 22 और माया को किसी कंट्री सोल्जर ने किडनैप कर लिया है। गायरो को उन दोनों की कोई खास परवाह नहीं थी। वो अपने स्पेयर को लाने वहाँ जाता है। उसे सेंस होता है कि वो सभी लोग किसी शिप में हैं, जहाँ सिक्योरिटी काफी टाइट है। गायरो सभी सोल्जर से छुप के वहाँ शिप में एंटर करता है। वो एक सोल्जर को पकड़ के पूछता है कि वो दोनों लड़कियाँ किस रूम में हैं। सोल्जर्स बताते हैं कि वो दोनों 5th फ्लोर के 2nd रूम में हैं, जिसके बाद वो उसे नॉकआउट कर देता है। गायरो उस रूम के पास पहुँचता है, वहाँ का लॉक तोड़ता है। वो देखता है कि 22 आराम से एक जगह बैठी हुई है और माया उसके स्पेयर के साथ खेल रही है। गायरो को देखकर माया 22 को बोलती है कि गायरो जहाँ उसे छुड़ाने आया है क्योंकि वो उसे पसंद करता है, लेकिन गायरो को अभी भी उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपने स्पेयर माया से ले लेता है और दोनों को वहीं छोड़कर जाने लगता है। माया बोलती है कि शायद गायरो एक हार्टलेस इंसान है, लेकिन 22 बोलती है नहीं, शायद वो दुखी था। जिसके बाद गायरो बाहर से दोनों को आवाज लगाता है। दोनों बाहर देखती है कि गायरो ने सभी सोल्जर्स को डिफीट कर दिया है। वो बताता है कि वो अपने स्पेयर के साथ साथ उन दोनों को भी छुड़ाने आया है, लेकिन अगर वो जल्दी नहीं चलेंगी तो वो उन दोनों को वहीं छोड़ देगा। इसके बाद गायरो एक एक करके शिप के सभी सोल्जर्स को हरा के एक रास्ता तैयार करता है उनके एस्केप करने के लिए। ये बात शिप के चीफ को भी पता लग जाता है। उन्हें भाग जाने से रोकने के लिए वो पूरी टीम को उनके पीछे लगा देता है। एक पॉइंट ऐसा आता है
है जब उन तीनों के भागने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। आर्मी कमांडर भी वहां आ जाते हैं, ये श्योर करने के लिए कि वो और कहीं ना भाग सके। लेकिन गायरो अपने स्पेयर को आगे करके कहता है वो इसे टाइट से पकड़ ले। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करना चाह रहा है। गायरो अपनी स्पेयर का मैजिक शुरू करता है जिससे स्पेयर ग्लो करने लगता है और वो लोग पानी में जंप कर जाते हैं। कमांडर सभी सोल्जर्स को ऑर्डर करता है कि वो सभी अपनी अपनी शिप से उसका पीछा करे, लेकिन जब तक वो उसके पीछे जाते तब तक तीनों गायरो के शिप तक पहुंच चुके थे। माया शिप का इंटीरियर देखकर सरप्राइज थी। गायरो माया को शिप चलाने को बोलता है, तब तक वो बाकी सोल्जर्स को उनसे दूर करेगा। माया भी काफी एक्साइटेड होकर शिप लॉन्च करने के लिए प्रिपेयर करती है। गायरो और 22 शिप के ऊपर थे। 22 बोलती है कि वो सोल्जर्स को मारना नहीं चाहती है। गायरो उससे बोलता है कि उसे उन्हें मारना नहीं है, बस उनकी शिप को क्रैश करना है ताकि वो उनका पीछा ना कर सके। आर्मी कमांडर देखता है कि कोई रेड लाइन जैसी चीज उनकी तरफ आ रही होती है, जो कि गायरो था। गायरो अपने पैलाडिन फॉर्म में शिप पर लैंड करता है और शिप पर अपने स्पेयर से जोरदार अटैक करता है, जिससे एक तेज रोशनी आती है और शिप के 2 टुकड़े हो जाते हैं। तीनों के वहां से एस्केप करने के बाद वो दूर किसी जंगल से अपनी शिप से जा रहे होते हैं, जहाँ काफी तरह के फ्रॉग्स थे। 22 विंडो से बाहर देखती है कि कैसे पूरा जंगल इस डरावने भूत बंगले जैसा था। 22 यहाँ गायरो को अपने पास के बारे में बताती है कि क्यों मिसामी उसके पीछे है। वो बताती है कि आज से 7 साल पहले एक लैब में कुछ प्रोटोटाइप बेबीज को डेवलप किया जा रहा था। सभी को एक न एक नंबर दिया जाता है। वो प्रोटोटाइप वहाँ किसी एक्सपेरिमेंट के लिए बनाए जा रहे थे। जब भी कोई एक एक्सपेरिमेंट फेल होता तो उसकी जगह एक नया प्रोटोटाइप ले लिया जाता, जिसकी मेमोरी और एक्सपीरियंस पिछले प्रोटोटाइप की तरह होती। वो बताती है कि उसकी फर्स्ट बॉडी का नाम 11 था, जिस पर कई तरह के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, जो कि उन एक्सपेरिमेंट्स में फेल हो गई। नेक्स्ट वर्जन नंबर 18 था। इस पर एक्सपेरिमेंट के दौरान हाई पावर वोल्टेज की वजह से ओवरलोड हुआ और वो ब्लास्ट कर गई। इसी तरह बाकी प्रोटोटाइप्स का भी हाल हुआ। फिर बारी आई नंबर 22 की, जो कि अपने बर्थ चेंबर से बाहर आते ही गिर पड़ी, लेकिन एक सूट पहने आदमी ने उसे संभाला और एक व्हाइट रूम में ले गया। वहां उस पर भी कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए, जिससे वो अपना होश खो बैठी थी। लेकिन इससे मिसामी, जो एक एक्सपेरिमेंट हेड था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो एक के बाद एक इंजेक्शन उसे लगाए जा रहा था। इसके बाद उसे वही आदमी जिसने उसे सहारा दिया था उसके चेंबर में छोड़ आता है। 22 उसे अपना हीरो मानती थी, क्योंकि वो पहला इंसान था जिसने उसे कोई एक्सपेरिमेंट वेसल नहीं बल्कि एक इंसान समझा था। इसके बाद उसे बस ये याद था कि उसके सामने नंबर 23 थी और उन दोनों के हाथों में नाइफ थे। दोनों को ऑर्डर मिलते हैं एक दूसरे पर अटैक करने का। 22 थोड़ी नर्म दिल की थी, इसीलिए वो किसी पर अटैक नहीं करना चाहती थी, लेकिन दूसरी तरफ 23 जो कि ब्रिटिश जीन से बनाई गई थी, इसीलिए काफी गुस्से वाली पर्सनालिटी की थी। 23 बिना ज्यादा सोचे 22 पर अटैक करने लगती है। 22 खुद को डिफेंड करती है। 23 उसे उकसाती है कि वो उसके हाथों मारी जाएगी ताकि कोई एक बिना कोई मेहनत के सफरिंग से बाहर हो जाए, लेकिन 22 इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती थी, जिस पर 23 को गुस्सा आने लगता है और उसका डार्क ऑरा शो होने लगता है, जिसके रिस्पॉन्ड में 22 का डार्क ऑरा भी रिएक्ट करता है। ये पूरी फाइट मिसामी कंट्रोल रूम में देख रहा होता है और बताता है कि उन्हें अपने एक्सपेरिमेंट को 100% प्रूव करना है, तो इसके लिए दोनों को अपनी पूरी पावर से लड़ना होगा ताकि किसी एक की असली पावर शो हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 23 ने 22 को पेट में स्टैब कर दिया था, लेकिन ये करते ही 22 के अंदर से एक ब्राइट लाइट आती है जो 23 के एग्जिस्टेंस को ही मिटा देती है। लेकिन उसकी पावर्स काफी ज्यादा होने के कारण वो ओवरफ्लो होने लगती है, लेकिन अभी भी वो ब्लास्ट नहीं हुई थी। दूसरी तरफ मिसामी इस आउटकम से काफी खुश था। वो ऑर्डर देता है कि इलेक्ट्रिक शॉक देकर 22 को नॉकआउट करो और उसे चेंबर में छोड़ाओ। इलेक्ट्रिक शॉक से 22 वहीं फेंट हो जाती है। जब वो होश में आती है तो उसके सामने उसका हीरो था जिसने उसकी हेल्प की थी। वो हीरो उसे वहां से एस्केप करने में मदद करता है। वो बोलता है कि वो बस लाइट को फॉलो करे जहां तक हो और अपने लिए अच्छे दोस्त बनाए। हम देखते हैं उसकी बात मान के वो लाइट को फॉलो करती है और पानी के रास्ते वहां से एस्केप कर जाती है। उसकी बात पूरी होते ही गायरो बोलता है कि शायद वो लोग विलेज ऑफ रैन थेरेस में एंटर कर चुके हैं। गायरो माया से बोलता है कि क्या वो लोग उन्हें हेल्प करेंगे, जिस पर वो बोलती है कि वो सब संभाल लेगी। उस फॉरेस्ट के रहने वाले सभी लोग बीस्ट ह्यूमन थे। किस्मत से उन लोगों ने उनका वेलकम किया। उन लोगों ने तीनों को वेलकम करते हुए अपने यहाँ की फेमस डिश ऑफर करी। एक विलेजर जिसका नाम डीगल था, दी रॉक क्रशर, खुद को इंट्रोड्यूस करता है।
गायरो खुद को इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन डीगल को उसका नाम काफी फनी लगता है। थोड़ी बातचीत होने के बाद डीगल गायरो को जंगल के आसपास बीस्ट से संभल कर रहने को बोलता है, लेकिन गायरो बोलता है कि बीस्ट उसके लिए कोई खतरा नहीं है। उनकी बात चल ही रही थी कि एक दूसरा विलेजर बॉय जिसका नाम मेलन था वहाँ आता है। डीगल से बीच में बोलने के लिए माफी मांगते हुए बोलता है वो डीगल का डिसाइपल बनना चाहता है, लेकिन डीगल उसे मना कर देता है, जिस पर वो बोलता है कि अगर डिसाइपल नहीं तो वो उससे स्वॉर्ड्समैनशिप सीखना चाहता है, जिस पर डीगल उसे मना कर देता है। नेक्स्ट सीन में माया गायरो से पूछती है कि अगर कोई बीस्ट उन पे अटैक करे तो गायरो उसका सामना कैसे करेगा। गायरो बताता है कि बीस्ट को हराना कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन बस विलेजर्स को ये पता लगना नहीं चाहिए कि उनके साथ एक पावरफुल क्लेरिक भी है। अचानक से एक विलेजर अनाउंस करता है कि एक रेड आई एलिफेंट बीस्ट ने विलेज पर अटैक कर दिया है। गायरो अभी भी शांत था क्योंकि उसके हिसाब से ये काम उसका नहीं है। तभी बाइस उन्हें बताती है कि डीगल काफी इंजर हो चुका है। डीगल विलेज में आता है, सबको बताता है उसे कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई है। वो वहाँ पर गायरो को नोटिस करता है जिसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। डीगल उससे कुछ बोलने ही वाला था कि गायरो बोलता है उसे उसके नाम पर हंसना नहीं चाहिए था। डीगल थोड़ा मुस्कुरा देता है, जिसके बाद वो देखता है कि मेलन वहाँ नहीं है और शायद वो फॉरेस्ट में ही कहीं है। डीगल उसे ढूंढने जाने लगता है, लेकिन गायरो उसे रुकने को बोलता है और खुद जाके मेलन को ढूंढता है। जंगल में बाइस बोलती है कि अब वो यहाँ अपनी पावर का फुल यूज कर सकती है, लेकिन गायरो उसे मना करता है कि जब तक बहुत जरूरत ना हो वो ऐसा ना करे। इतने में वो मेलन को खुद की तरफ आते हुए देखते हैं, लेकिन उसके पीछे वो एलिफेंट बीस्ट भी था। ध्यान से देखने पर गायरो को नजर आता है कि बीस्ट के टेंटैकल भी हैं। मेलन भागते भागते गिर जाता है, लेकिन बीस्ट के ऊपर अटैक से पहले गायरो अपने स्पेयर से उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो मेलन को पीछे हटने को बोल के बीस्ट को वहाँ से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके टेंटैकल की वजह से उससे लड़ाई करने में दिक्कत आने लगती है। अब वो ना चाहते हुए भी बाइस को हेल्प के लिए बुलाता है, जिसके बाद एक तेज लाइट के साथ दोनों एक हो जाते हैं। ये देखकर मेलन शॉक हो जाता है कि गायरो एक पैलेडिन है। गायरो भी अब अपनी फुल पावर के साथ बीस्ट पर अटैक करता है और अपने स्पेयर से बीस्ट के आई पर अटैक करता है और एक लाइट के साथ बीस्ट वहीं गिर जाता है। ये देख के मेलन काफी शॉक था। वो गायरो से इसके बारे में पूछे इससे पहले ही गायरो उसे थोड़ा डराते हुए बोलता है कि अपने सवाल अपने अंदर ही रखे और भूल जाए कि उसने यहाँ कुछ भी देखा है। अगर उसने किसी को कुछ भी बताया तो वो उसे दुनिया का फर्स्ट मॉन्स्टर बना देगा। मेलन भी डर से उसकी बात मान जाता है। वो सभी विलेज में वापस आते हैं और बार में जाके ड्रिंक करते हैं। तभी एक अनजान लड़की वहाँ आती है, जिसे देखकर कोई भी विलेजर्स खुश नहीं थे। वो लड़की बार में जाती है, जहाँ बाइस उसके पास आती है और उसके बारे में पूछती है कि वो कौन है। लड़की धीरे से अपना फेस दिखाती है और अपने सूटकेस पर लगे पानी को साफ करती है और बताती है कि उसका नाम रोमाना है, जो कि एक हर्बलिस्ट थी और उसके सूटकेस में ऐसे हर्ब हैं जो किसी के चोट को ठीक कर सकते हैं। बाइस को रोमाना में काफी इंटरेस्ट आने लगी। वो उसे अपनी टेबल पर ले जाती है, जहां गायरो और माया पहले से मौजूद थे। रोमाना बहुत ही जल्द सबके साथ घुल मिल जाती है। वो गायरो के साथ कुछ गेम्स खेलती है और बाद में सबके साथ ड्रिंक करती है। खुद को उनके साथ कंफर्टेबल करने के बाद रोमाना उनके साथ अपना पास्ट शेयर करती है। वो बताती है कि आज से 3 साल पहले वो डेजर्ट में एक वॉर जोन के दौरान हर्बलिस्ट का काम करती थी, लेकिन वो जगह उसे उसके काम के लिए सही नहीं लगी, इसीलिए अब वो बस दूर इधर उधर भटकती रहती है। अगले दिन वो तीनों सभी विलेजर्स को शुक्रिया अदा करके वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन वो देखता है कि रोमाना उसकी शिप पर थी और हाथ में गायरो का स्पेयर था। रोमाना बोलती है कि आज से वो भी उन्हें ज्वाइन करेगी, ताकि अगर कभी किसी फाइट में वो घायल हो जाए तो वो उनकी हेल्प कर सके। पहले गायरो इसके लिए रेडी नहीं था, लेकिन माया और बाइस के थोड़ा रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाता है। वो लोग विलेज से जाने लगते हैं, लेकिन शिप के अंदर हम देखते हैं कि सिर्फ रोमाना ही नहीं बल्कि मेलन भी उनकी शिप पर है, जो डीगल के रिक्वेस्ट पर उनके साथ है, ताकि वो भी कुछ बैटल एक्सपीरियंस ले सके। मेलन गायरो को मास्टर बोल के एड्रेस करता है, लेकिन गायरो उस पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। थोड़ी देर वो रुकता है और पीछे मुड़कर दोनों न्यू टीम मेंबर्स का वेलकम करता है और वापस शिप के केबिन में आ जाता है। इसके बाद वो लोग साउथ में जाने लगते हैं। कुछ देर अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखने के बाद गायरो देखता है कि कोई अचानक से उसकी शिप के सामने आ गया है, जिसे बचाने के लिए वो शिप में काफी रफ ब्रेक लगाते हैं। उस आदमी को देखते ही मेलन उसके पास जाता है, जो कि उसे जानता भी था। मेलन सबसे उसका इंट्रोडक्शन कराते हुए बोलता है कि उसका नाम जेन द फ्रोजन विंटर है। जेन मेलन को देखकर काफी खुश था। सभी लोग जेन को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। जेन मेलन से पूछता है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं।
मेलन बताता है वो लोग माउंटेनियर टेरिटरी जा रहे हैं। जेन उन्हें वार्न करता है कि उस जगह से वो लोग संभल के जाएं क्योंकि वो थोड़ी खतरनाक जगह है, और क्योंकि वो उसी जगह से है तो उन्हें एक शॉर्ट रास्ता भी बताता है। मेलन जेन से उन्हें ज्वाइन करने को बोलता है, लेकिन जेन मना कर देता है कि वो उनके किसी काम नहीं आ पाएगा। लेकिन जेन उन्हें एक लेटर देता है जिसे अगर वो किसी को दिखा देंगे तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जेन का शुक्रिया अदा करके वो लोग जर्नी कंटिन्यू करते हैं। कुछ देर के बाद हम सभी लोगों को एक साथ देखते हैं जहां 22 खुद को जिम्मेदार मानती है कि इतने सारे रेड आई मॉन्स्टर एक साथ शो होने लगे हैं। वो अपनी बात को साबित करते हुए बोलती है कि शायद उसके क्लेरिक पावर से अटैक होकर सभी मॉन्स्टर उनके पीछे आने लगे हैं। गायरो भी बताता है कि वो भी ये बात काफी टाइम से सोच रहा है कि शायद 22 के ब्लैक वेपरस पावर्स जब भी एक्टिवेट होती हैं तो कोई न कोई रेड आई बीस्ट शो होते हैं, क्योंकि सबसे पहले ऐसे बीस्ट भी 7 साल पहले दिखा था। 22 ये सुनकर उदास होती है तो गायरो उसे चीयर अप करने के लिए बोलता है ऐसा ना हो, क्योंकि लास्ट कुछ टाइम से किसी भी मॉन्स्टर ने उन पर अटैक नहीं किया है तो कोई दूसरा रीजन भी हो सकता है। माया भी उसका हौसला बढ़ाते हुए बोलती है कि अगर ऐसा होगा भी तब भी उन्हें 22 से कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो लोग तब भी दोस्त रहेंगे। ये सुनकर 22 खुश हो जाती है। कुछ दिनों बाद वो लोग माउंटेनियर टेरिटरी पहुंच जाते हैं। गायरो अपने स्पेयर और 22 के साथ आगे जाता है और बाकियों को वहीं पीछे आने को बोल देता है। कुछ देर दूर जाने के बाद गायरो एक व्हाइट हेयर में आदमी को देखता है जो साइड में बैठा था। वो उससे पूछता है कि क्या उसने आसपास किसी मॉन्स्टर को देखा है, लेकिन वो आदमी मना कर देता है और वार्न करता है कि वो लोग यहाँ से चले जाएं। इस बीच गायरो उसका फेस देखता है जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है। असल में ये आदमी उसकी टीम का पार्ट था जो उसकी वाइफ को रेस्क्यू करने गए थे, लेकिन वहाँ वो मर चुका था। गायरो उसे फेकेड एड्रेस करता है, लेकिन फेकेड को कुछ भी याद नहीं था। गायरो के हाथ में स्पेयर देखकर वो समझ जाता है कि वो पैलाडिन है, जिसे देखकर वो बहुत गुस्सा होता है। गुस्से में उसकी आईज ग्रीन हो जाती है और वो गायरो पर अटैक करने लगता है। उसके अटैक इतने ताकतवर थे कि गायरो 22 को अपने हेल्प के लिए बुलाता है, जिसके बाद गायरो अपने पैलाडिन फॉर्म में होता है। ये देखकर फेकेड का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। फेरेड उसके ऊपर लगातार हमला करता रहता है और गायरो उसे डॉज करता है। गायरो थोड़ा रुक के उससे ये भी पूछने की कोशिश करता है कि वो उसके ऊपर अटैक क्यों कर रहा है, लेकिन फेकेड बिना कोई जवाब दिए बस उस पे अटैक किए जा रहा था। फेकेड बार बार अटैक करता है और गायरो उसे डिफेंड करता है। एक पॉइंट पर आके गायरो भी सामने से उस पर अटैक करता है, जिससे एक एनर्जी क्लैश होता है और दोनों एक दूसरे से काफी दूर जा गिरते हैं। गायरो खुद को संभालता है, लेकिन उस पर कोई डार्क एनर्जी बॉल से अटैक करता है। गायरो को एक डायरेक्ट हिट लगता है, स्मोक हटती है और हम देखते हैं कि कोई 22 के जैसे ही प्रोटोटाइप है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव है। 22 उसको देखकर थोड़ा हेजिटेट होती है अटैक करने में, क्योंकि वो भी जानती थी कि एक क्लेरिक बनने के लिए कितने दर्द से गुजरना पड़ता है, लेकिन वो क्लेरिक कोई रहम नहीं दिखाती है और अटैक कंटिन्यू रखती है, जिससे गायरो और 22 सेपरेट हो जाते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि फेकेड और वो क्लेरिक दोनों एक साथ हैं। 22 क्लेरिक से पूछती है उसकी उससे क्या दुश्मनी है जो वो उस पर अटैक कर रही है। क्लेरिक अपना बताती है कि उसने पास्ट में कई क्लेरिक को मारा है ताकि वो खुद सबसे स्ट्रांग बन सके, और अब वो 22 को हराकर खुद को दुनिया की सबसे ताकतवर क्लेरिक बनाना चाहती है। लेकिन 22 बोलती है कि वो उससे फाइट नहीं करना चाहती क्योंकि मरना मारना उसे पसंद नहीं है। क्लेरिक को उसकी बातों से कोई मतलब नहीं होता और वो डार्क बॉल से अटैक करती है, जिससे गायरो 22 को बचा लेता है। अब गायरो को लगता है कि ये मामला सिर्फ फाइट से ही सॉल्व होगा। वो 22 के साथ मर्ज होता है और पहले फेकेड से लड़ता है। उन दोनों की फाइटिंग स्पीड इतनी तेज थी कि दूर से देखने पर सिर्फ लाइट्स ही नजर आती हैं। 22 गायरो को बोलती है कि वो लोग फेकेड और क्लेरिक से एक साथ नहीं लड़ सकते हैं, इसीलिए उन्हें मौका देकर दोनों को अलग अलग करना होगा। साथ ही गायरो को ये भी बताती है कि उसे फेकेड में किसी बीस्ट की स्मेल आ रही है। गायरो उसकी बात में ध्यान रखते हुए मौका देखकर 22 से अलग हो जाता है। 22 क्लेरिक को अपने पीछे आने पर मजबूर करती है, जो कि उनके प्लान में फंस जाती है। दूसरी तरफ अब गायरो की पावर कम होने से और काफी टाइम से बैटल से दूर रहने से उसका स्टेमिना भी कम होने लगता है, लेकिन अभी भी वो अपनी पूरी पावर से लड़ रहा था। वो फेकेड के सारे अटैक ब्लॉक कर रहा था। गायरो उस पर अपने स्पेयर से अटैक करता है, लेकिन वो वहां से गायब हो जाता है। गायरो को कुछ फील नहीं होता और वो अपने स्पेयर को हवा में घुमाता है और फेकेड की तरफ अटैक करता है जो उसके पीछे आ गया था। फेकेड को समझ नहीं आता कि उसे कैसे पता चल गया कि वो कहां से अटैक करेगा, लेकिन गायरो बोलता है कि वो फेकेड की
सारी ट्रिक्स जानता है। यहीं फैकेट फिर से अटैक करने वाला था कि जेन भी वहां आ जाता है जो उसे पीछे से पकड़ लेता है। अब फैकेट दोनों तरफ से ब्लॉक था और कहीं नहीं जा सकता था। दूसरी तरफ 22 का सीन दिखाया जाता है जो क्लेरिक को समझाती है कि उसे फाइट और डेथ के थॉट्स छोड़कर बाहर की दुनिया को एंजॉय करना चाहिए। क्लेरिक को उसकी बातें बकवास लगती है और वो डार्क बॉल से 22 पर अटैक करती है जिसे वो आराम से ब्लॉक कर लेती है। 22 धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है और क्लेरिक भी और पावर से उस पर अटैक करने लगती है, लेकिन 22 को उसके अटैक से कोई इफेक्ट नहीं होता। क्लेरिक 22 को बोलती है कि वो उस पे अटैक करे और इस फाइट को यहीं खत्म करे, लेकिन 22 की नजर में हर लाइफ की कीमत होती है और क्योंकि अब वो लाइफ का सही मतलब सीख गई है तो वो किसी पर भी अटैक नहीं करेगी। उसकी इस बात का क्लेरिक पर इमोशनल फर्क पड़ता है, लेकिन इसी के साथ वो ग्लो भी करने लगती है जैसे मानो वो फटने वाली हो। 22 ये बात समझ जाती है और उसे जोर से हक कर लेती है कि बस वो और अब किसी क्लेरिक को मारने नहीं देगी। 22 को हक करके ही क्लेरिक उसकी सारी मेमोरी देखती है, कैसे उसने आउटर वर्ल्ड में ब्यूटीफुल नजारे देखे हैं जो किसी क्लेरिक की मेमोरी में नहीं थे। साथ ही सबसे अच्छी मेमोरीज थी फ्रेंड होने की। इतना कुछ देखकर क्लेरिक ग्लो करना बंद कर देती है और रोने लगती है। 22 काफी खुश होती है कि अब वो बच गई। वो उसे बोलती है कि उसे उसका क्रू ज्वाइन करना चाहिए। माया और बाकी सभी वहां आ जाते हैं, जिन्हें देखकर 22 भाग के उनके पास जाती है और सारे इंसिडेंट के बारे में बताती है। वो क्लेरिक का इंट्रोडक्शन भी करती है। क्लेरिक दूर बैठी उन्हें देख रही होती है, इस सोच में कि अब वो भी दोस्त बना सकती है, लेकिन इतने में उसकी मेमोरी में मिसामी आता है जो बोलता है कि क्लेरिक इस दुनिया का दोस्त बनने के लिए नहीं बने हैं, उसका बस एक ही मोटिव होता है, डेथ। मिसामी इतनी बुरी तरह क्लेरिक का ब्रेन वॉश करता है कि उसके मुंह से डेथ के अलावा कोई वर्ड नहीं निकल रहा था और वो फिर से ग्लो करती है। 22 सबको शिप में लौट जाने को बोल के फिर से उसे हक करती है कि किसी तरह वो रुक जाए, लेकिन क्लेरिक सिर्फ डेथ बोलती रहती है और एक्सप्लोड होने लगती है। उसका एयर प्रेशर इतना ज्यादा था कि शिप भी पीछे हटने लगती है। इसका एहसास गायरो और फैकेड को भी हो जाती है। गायरो का ध्यान हटते ही फैकेड उससे दूर हो जाता है, लेकिन अभी गायरो के लिए ये इम्पोर्टेंट था कि वो तुरंत भाग के 22 के पास जाता है। यहाँ 22 के किसी बात से क्लेरिक पर कोई असर नहीं होता है। वो एक लार्ज एरिया में डिस्ट्रक्शन करने लगती है, लेकिन यहीं अचानक से 22 की रिंग ग्लो करके बहुत बड़ी हो जाती है और जितने एरिया में वो ग्लो शो करती है उतने में फैलकर उस एरिया को छोटा करके मास डिस्ट्रक्शन को रोक लेती है। क्लेरिक भी अब शांत होकर बोलती है कि अगर कोई अगला जन्म होता तो वो 22 की दोस्त बनना पसंद करेगी। आसमान से एक तेज रोशनी आती है जिसे देखकर क्लेरिक खुश थी और विश करती है कि वो आफ्टर लाइफ में इस दुनिया के ब्यूटी को देख सके। इतना बोलकर क्लेरिक की मौत हो जाती है और 22 इस शॉक से वहीं बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में 22 अपनी शिप में थी जहाँ रोमाना उसकी टेक केयर कर रही थी। 22 के उठते ही वो उसे एक हर्ब देती है जिससे उसकी चोट जल्दी ठीक हो। 22 थोड़ा सिप करती है लेकिन उसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रोमाना हंसती है और बोलती है कि अच्छा, क्योंकि अगर उसे इस टेस्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती। इसके बाद 22 पूछती है गायरो कहाँ है। रोमाना इशारा करते हुए बताती है कि वो सो रहा है क्योंकि जब से 22 बेहोश थी वो उसका ध्यान रख रहा था। 22 ये सुनकर थोड़ा शर्माती है लेकिन ये देखकर खुश भी थी कि किसी को कोई चोट नहीं लगी है। सब लोगों के नॉर्मल होने के बाद वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं जहां माया शिप चला रही थी। अगले सीन में हम उनके शिप को देखते हैं जो ओशन में था। 22 शिप के डॉक पर खड़ी होकर क्लेरिक और लेबोरेटरी के बारे में सोचते हुए बोलती है कि शायद अब मुझे वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ उसके मन में ये थॉट भी आता है कि अब उसके पास फ्रेंड्स हैं जो उसकी हमेशा हेल्प करेंगे, जो सोचकर वो मन ही मन खुश होती है। रोमाना 22 को कांग्रेचुलेट करती है कि अब वो सिर्फ एक प्रोटोटाइप नहीं बल्कि एक लिविंग पर्सनैलिटी में दूसरे को दुख में देखकर दुखी होती है और दोस्तों के बीच रहकर खुश भी होती है। इसीलिए आज उसके रिवॉर्ड के तौर पर गायरो उससे कुछ कहना चाहता है। वो गायरो को आगे करती है ताकि वो 22 को बता सके जिसके लिए वो वहाँ आए थे। गायरो थोड़ा नर्वस फील करता है। वो अपना गला साफ करते हुए बोलता है कि उसे काफी अच्छा लगा कि वो बाकी क्लेरिक की तरह सेल्फिश नहीं है और ना ही पावर की भूखी है। वो अब काफी मैच्योर हो चुकी है। इसका मतलब है कि अब वो एक फुल ग्रोन लेडी बन चुकी है जिस पर 22 नेम सूट नहीं करता। इसीलिए आज से वो लोग उसे एक निक नेम से बुलाएंगे। 22 उसकी बात को ध्यान से सुनती है और गायरो फिर उसे अपने गले को साफ करते हुए बोलता है कि आज से उसका नाम कूमी दी 22nd होगा।
आगे वो कूमी को बोलता है कि वो कूमी को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा और वो सभी हमेशा दोस्त रहेंगे, जिससे कूमी कभी अकेला फील ना करे। कूमी एक बार सभी लोगों को एक प्यारी मुस्कान से और आंखों में नमी के साथ शुक्रिया बोलती है। थोड़ी देर बाद वो सभी लोग एक रूम में इकट्ठा होते हैं, जहां कूमी सीलिंग को देखकर कुछ सोच रही होती है। इतने में रोमाना बोलती है कि अगर कूमी कंफर्टेबल हो तो वो उससे लेबोरेटरी के बारे में जानना चाहेगी, जहां वो सभी बनाए जाते हैं। मेलो उसे मना करता है कि ऐसा करके वो उसे मेंटली डिस्टर्ब करेगी, लेकिन गायरो बेड से उठता है और बोलता है कि जितना उन्हें अपने दुश्मन के बारे में पता होगा उनके लिए उतना अच्छा रहेगा। कूमी भी उन्हें सब बताने के लिए मान जाती है। कूमी बताती है कि वहाँ उसके जैसी कई और लड़कियां भी थी जिनकी हाइट, बॉडी कलर सब एक जैसा था। जब उन्हें होश आता था तो वो लोग एक केमिकल चेम्बर में होते थे जहाँ उन्हें बनाया जाता था। उन सभी को एक दूसरे से लड़ने और मारने के लिए मजबूर करते, साथ ही रोज ड्रग्स का ओवरडोज दे के वापस उन्हें चेम्बर में छोड़ आते और यही प्रोसेस लगातार करते जब तक कोई इन सब चीजों से खुद ही ना मर जाए। ये सब सुनकर मेलोन की रूह कांप जाती है। रोमाना बोलती है कि शायद इसीलिए उसकी बॉडी से मेडिसिन की स्मेल आती है। गायरो बताता है कि क्लेरिक का इस्तेमाल सिर्फ पैलाडिन ही नहीं बल्कि उन्हें खुद भी दूसरों को मारने के लिए डिजाइन किया जाता है। साथ ही उनमें एक तरह का बॉम्ब भी होता है, वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, जैसा कि वो लोग देख चुके हैं। मेलोन बोलता है कि उसे कभी नहीं लगा था कि एम्पायर उनकी पीठ पीछे ये सब कर रहा है। कूमी आगे कंटिन्यू करके बताती है कि वहाँ से एस्केप करने के बाद उसने जाना कि बाहर की दुनिया कितनी सुंदर और बड़ी है। यहाँ तरह तरह के लोग, फूड और लैंग्वेज है और यहाँ रहने के लिए किसी को मारने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन उसके मन में हमेशा ये दुख रह जाता है कि वो कभी भी उन बाकी लड़कियों को नहीं बचा पाई जिन्हें वो वहाँ छोड़कर आ गई। उसके मन में ये सवाल हमेशा रहता है कि सब कुछ ठीक होता अगर वो सभी लैब से कहीं नहीं भागते। गायरो उसकी बात को बीच में काटते हुए बोलता है कि अगर वो कभी वहाँ से एस्केप ना करती तो उन्हें कभी नहीं पता लगता कि गवर्नमेंट उनके साथ क्या कर रही है। वो वहाँ से एस्केप कर पाई है ताकि वो बाकियों को भी वहाँ से निकाल पाए, तो उसके एस्केप करने में कोई दिक्कत नहीं है। मेलोन भी हाइप अप होके बोलता है कि जो भी इतनी खूबसूरत लड़की के साथ ऐसा करते हैं वो नॉलेज है जो आज के टाइम में किसी के पास नहीं है। वो लोग आसपास घूम रहे होते हैं, तभी उनका वेलकम क्रिनोस अपने विलेज में करता है। वो उन्हें विलेज दिखाने लगता है, साथ ही ये भी बताता है कि लास्ट टाइम उनके विलेज में विजिटर 200 साल पहले आए थे। विलेज के सभी लोग अपने डेली लाइफ को फॉलो कर रहे थे। कुमी कुछ खेलते हुए बच्चों को देखकर हाथ दिखाती है, लेकिन वो बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। क्रिनोइस बताता है कि यहाँ के लोग विजिटर्स के साथ हैबिटेट नहीं है। मेलोन मजाक में बोलता है कि शायद वो लोग गायरो की शक्ल देखकर भाग गए, लेकिन गायरो खुद को डिफेंड करते हुए बताता है कि उसकी शक्ल इतनी भी बुरी नहीं है। रोमाना कंक्लूड करती है कि ये विलेज काफी शांत है और सुंदर भी है। इसके बाद क्राइनोइस उन्हें उनके रूम में ले जाता है। मेलोन वहाँ के लूफी बेड को देखते हुए उस पे कूद जाता है और बोलता है कि ये उसकी देखी सबसे सॉफ्ट चीज है। वो सभी लोग अपने रूम में जाके आराम करते हैं। क्राइनोइस उनसे बोलता है कि वो उनसे कल बात करेगा। कुछ देर सोने के बाद कूमी अपने रूम से बाहर हॉल में आती है, जहां मेलोन और रोमाना पहले से बैठे हुए थे। वो उन्हें मॉर्निंग विश करती है, लेकिन मेलोन उसे बताता है कि इस जगह शायद उसे टाइम का अंदाजा नहीं मिल रहा है क्योंकि अभी मॉर्निंग नहीं इवनिंग हो रही है। कूमी विंडो से बाहर देखती है जहां सच में अभी इवनिंग थी। इसके बाद वो उनसे गायरो के बारे में पूछती है। मेलोन बताता है कि वो सुबह ही कहीं चला गया है, जिसके बाद रोमाना कूमी को तैयार होने को बोलती है क्योंकि क्राइनोइस उनसे कुछ बात करना चाहता है। इसके साथ वो मेलोन से बोलती है कि मैंने माया को भी काफी टाइम से नहीं देखा है। मेलोन को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं था, तो वो उसे ढूंढने चले जाते हैं। इसके बाद रोमाना और कूमी क्राइनोइस के बताई जगह पर जाते हैं, जहां क्राइनोइस कूमी से पूछता है कि उसे अच्छी नींद आई या नहीं। कूमी बताती है कि वो काफी अच्छे से सोई, जिसके बाद उसके सामने वर्ल्ड मैप की पिक्चर आती है। रोमाना और कूमी इसे देखकर काफी हैरान थे क्योंकि उनके लिए ये टेक्नोलॉजी काफी एडवांस थी। क्राइनोइस बताता है कि मैप पर दिखाए रेड डॉट वो जगह है जहां बीस शो हुए हैं। ये जगह बढ़ती जा रही है। वो दोनों को बताता है कि रिचुअल परफॉर्म करने से पहले वो कूमी को सारी इन्फॉर्मेशन देना चाहता है ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए।
वो उन्हें आगे की बात बताने के लिए दोनों को अंडरग्राउंड फ्लोर पे ले जाता है। वो दोनों ये सब देखकर भी काफी शॉक में थे, लेकिन कुमी बोलती है कि आखिर उसे ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रही है, जिस पर क्रोनोइस का सवाल था कि उसे ऐसा क्यों लगता है कि वो स्पेशल है। वो बोलती है कि फिर हम लोग सीधे रिचुअल परफॉर्म करना शुरू क्यों नहीं करते। क्रोनोइस थोड़ा मुस्कुराते हुए बोलता है कि वो नहीं चाहता कि किसी बच्ची को बैटल में आना पड़े, और क्योंकि सेक्योरियन की लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होती है तो उन्हें बच्चों की वैल्यूज पता है, जिसे सुनकर कुमी थोड़ा कंफर्टेबल होती है। इसके बाद वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पे आ जाते हैं, जहाँ कुछ वाटर कंटेनर्स थे, जिसे देखकर रोमाना और कुमी सवाल करते हैं कि ये क्या है। क्रोनोइस बताता है कि ये ओरिजिनली हमसे ही बिलोंग करते हैं और ह्यूमंस ने ये टेक्नोलॉजी हमसे कॉपी की है। दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। कुमी का सवाल था कि क्या आप लोग भी खुद की कॉपीज बनाते हैं। क्रोनोइस उन्हें समझाता है कि सेक्योरियंस काफी स्पेशल स्पेशीज है, जो कुछ हजारों सालों में सिर्फ एक बार ही पैदा होते हैं, लेकिन इतना उनके स्पेशीज को बढ़ाने के लिए काफी नहीं है। इसीलिए हम लोग खुद के क्लोन्स बनाते हैं ताकि अपनी स्पेशीज को एक्सटिंक्ट होने से रोक सके, और वो इन कंटेनर से पैदा होने वाली हर चीज को अपने बच्चे की तरह मानते हैं। इसीलिए कुमी को भी अपने जैसा ही मानते हैं। उसकी ये बात कुमी के दिल में लग जाती है, लेकिन क्रोनोइस माफी मांगता है कि अगर उसकी बात कुमी को बुरी लगी हो, लेकिन कुमी बोलती है कि ये बात उल्टा उसे अच्छी लगी है, क्योंकि अब तक उसके पास सब कुछ है सिवाय एक फैमिली के। लेकिन ये चीज सुन के उसे लगता है कि अब उसकी भी एक फैमिली है। दूसरी तरफ गायरो और सुर्गी दिखाए जाते हैं। सुर्गी गायरो को एक पर्ल देती है और बोलती है कि इसका इस्तेमाल करके हम आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। गायरो का सवाल था कि क्या ये रिचुअल का हिस्सा है, लेकिन सुर्गी बोलती है कि ये सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस के लिए है। अब सभी सिक्योरियन रिचुअल वाली जगह पर इकट्ठा होते हैं। गायरो और बाकी की टीम भी आते हैं, जिन्हें बाद में माया भी ज्वाइन करती है। वो सभी लोग क्रोनोइस की तरफ फेस करके खड़े होते हैं, जहां क्रोनोइस कुमी के आने का अनाउंस करता है। कुमी के आते ही सभी ऑर्केस्ट्रा बजाते हैं और कुमी का वेलकम करते हैं, जिसे देखकर कुमी भी काफी खुश होती है। कुमी ने एक व्हाइट ड्रेस पहन रखी थी जो काफी सुंदर लग रही थी, और कुमी भी काफी क्यूट लग रही थी। मेलोन, रोमाना, माया और गायरो के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे वो शादी के लिए तैयार हुई हो। कुमी की नजर जब उसके दोस्तों पर पड़ती है तो सब लोग उसे वेलकम करते हैं, लेकिन गायरो दूसरी तरफ मुंह कर लेता है। अब कुमी रिचुअल स्टेज पर जाती है। क्रोनोइस उसका नाम अनाउंस करते हुए बोलता है, ये कुमी है, जो कि हम सभी की तरह वाटर चेम्बर बर्थ टेक्निक से पैदा हुई है, लेकिन कुमनामी के शाप से परेशान है। इसीलिए आज हम इसके अंदर की बुराई को मारकर अपने क्लैन में शामिल कर लेंगे, और जिस किसी को भी इससे कोई दिक्कत है वो सामने आए। लेकिन इससे किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था और सब लोग मंजूरी से सर झुकाते हैं। उन्हें देखकर गायरो और टीम भी फॉलो करते हैं। क्रोनोइस बोलता है कि अगर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है तो अब रिचुअल शुरू करते हैं। वो एक ब्लैक स्पेयर की तरफ इशारा करता है, जिसके बाद स्पेयर चमकने लगता है। क्रोनोइस उसे बोलता है कि अपने हाथ को वो स्पेयर पर रखे ताकि रिचुअल को शुरू कर सके। साथ ही वार्न करता है कि एक बार हाथ रखने पर वो रिचुअल खत्म होने तक वापस हाथ नहीं हटा सकती है, क्योंकि ये रिचुअल सिर्फ एक ही बार परफॉर्म हो सकता है। कुमी उसकी बात समझ जाती है और आगे बढ़कर पहले एक हाथ रखती है, जिसके बाद उसे थोड़ा पेन होना शुरू होता है। क्रोनोइस उससे पूछता है कि अगर वो ठीक है। कुमी बताती है कि वो इतना पेन सह सकती है और दूसरा हाथ भी रख देती है। उनकी रिचुअल सही तरीके से चल रही थी, लेकिन तभी अचानक से वहाँ कुछ वॉर्म बीस्ट अटैक करते हैं, जो कि रिचुअल प्लेटफॉर्म तक जाते हैं। उन्हें वहाँ देखकर सभी सिक्योरियन के बीच भगदड़ मच जाती है। अभी भी कुमी के हाथ स्पेयर पर ही थे। गायरो को सुर्गी के पर्ल के थ्रू पता चलता है कि बाहर की हालत ठीक नहीं है और यहाँ काफी बीस्ट ने अटैक कर दिया है। यहाँ अब तक माया फिर से कहीं गायब हो चुकी थी, लेकिन गायो रोमाना और मेलन से बोलता है कि वो लोग कुमी का ध्यान रखे और वो खुद बाहर जाके बीस्ट से लड़ने चला जाता है। गायरो बीस्ट से लड़ रहा था, लेकिन बिना कुमी के उन्हें हराना उसके लिए मुश्किल पड़ रहा था। एक बीस्ट उसके स्पेयर को अपने दांत से पकड़कर दूर फेंक देता है, लेकिन गायरो देखता है कि कुमी उसके पास आ रही है। वो उसे देखकर शॉक था, क्योंकि रिचुअल को पूरा होने में अभी टाइम था, तो वो यहाँ क्या कर रही है। गायरो कुमी को लेकर किसी सेफ जगह जाता है, जहाँ वो पूछता है कि रिचुअल इतनी जल्दी कैसे पूरी हो गई। कुमी बताती है कि वो रिचुअल को बीच में ही छोड़कर आ गई, क्योंकि वो गायरो की हेल्प करना चाहती थी और उसने सभी को इसके लिए कन्विंस भी कर लिया है। गायरो को इस बात से धक्का लगता है। वो पीछे हटते हुए बोलता है कि इसका मतलब उनके यहाँ तक आने का कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन कुमी गुस्से में उसके सामने आती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि वो भी उतना ही बड़ा चाइल्ड है जितनी बड़ी वो खुद को बहुत ताकतवर समझता है और हमेशा कुमी पर हुकूमत चलाता है, लेकिन उसके बिना वो किसी काम का नहीं है। यहाँ गायरो भी थोड़ा एनॉय हो जाता है और बोलता है वो ऐसा कैसे बोल सकती है।
और उसने कभी भी कुमी को उसकी मर्जी के खिलाफ मदद करने के लिए नहीं बोला है। वो दोनों एक दूसरे को थोड़ी देर तक घूरते रहते हैं, लेकिन कुमी शांत होकर बोलती है कि ये बात हम दोनों जानते हैं कि बिना क्लेरिक के पैलेडिन कुछ भी नहीं है, इसीलिए उन दोनों को मिलकर ही कुछ करना होगा। और जब तक उसमें जान है वो गायरो की हेल्प करना चाहती है। गायरो उसे देख रहा होता है कि कैसे वो ज्यादा मैच्योरिटी की बात करने लगी है। उसकी बातों के बीच में एक बीस्ट आ जाता है। गायरो उस पर अटैक करने के लिए रेडी नहीं था, लेकिन तभी कोई और आके उस बीस्ट के टुकड़े कर देता है। ये बंदा फकैड था। वो वहाँ आकर पागलों की तरह बोलता है कि मिसामी ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया है, तो अब वो भी उसके साथ ऐसा ही करेगा, उसकी सबसे बड़ी इन्वेंशन कुमी को मार के। वो अपनी अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन गायरो कुमी को बचाकर वहां से एस्केप कर जाता है। लेकिन कुमी खड़ी होती है और गायरो शॉक था जब वो उसे ये याद दिलाती है कि एक पैलेडिन की फर्स्ट जॉब होती है अपने क्लेरिक की रक्षा करना, तो उन्हें अब साथ मिलके काम करना पड़ेगा। गायरो भी मुस्कुराते हुए खड़ा होता है और दोनों मर्ज होते हैं। इस फाइट को वो लोग अंडरग्राउंड नहीं बल्कि ऊपर सरफेस पर कंटिन्यू करते हैं ताकि किसी सेक्योरियन को चोट ना लगे। फकैड और गायरो में बहुत ही खतरनाक लड़ाई हो रही होती है, जहां फकैड गायरो को इजीली डोमिनेट कर रहा था। गायरो को सुर्गी का मैसेज मिलता है कि एक 3 आई बीस्ट उनकी तरफ आ रहा है, जिसके बॉडी से ये बीस्ट निकल रहा है। लेकिन गायरो बोलता है कि वो पहले से ही एक फाइट के बीच में है और वहां नहीं आ सकता है। फकैड गायरो पर अपना अटैक करता है जैसे उसके लैब में किया था, लेकिन पहले की तरह इस बार गायरो की ट्रिक उन पे काम नहीं करती है। उनकी फाइट के बीच में एक बीस्ट आता है और फकैड अपना फोकस चेंज करके पहले उस बीस्ट को मारता है ताकि कोई इंटरप्शन ना आए, लेकिन उसके अटैक से बीस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता है और बोलता है मेरी मेमोरीज मुझे लौटा दो। गायरो अटैक के इम्पैक्ट से दूर जाके गिरता है और कुमी से अलग हो जाता है। फकैड उनकी तरफ अपनी मेमोरीज को मांगते हुए बढ़ता है। वो अपने वेपन से उन पर अटैक करने वाला था, लेकिन बीच में जेन आ जाता है जो अपनी स्वॉर्ड से उसे रोक लेता है। जेन बोलता है कि अगर उसे उसकी मेमोरीज चाहिए तो वो उन्हें दे सकता है, और अब जेन उसे अपनी मेमोरीज मांगकर उस पे अटैक करता है, लेकिन जेन अपने वेपन से सारे अटैक्स रोक लेता है और उसकी ब्लेड्स भी तोड़ देता है। बदले में उसकी स्वॉर्ड पर भी क्रैक आता है। जेन जानता था कि वो फकैड को ज्यादा देर नहीं रोक सकता है, इसीलिए वो उस पर कंटिन्यू अटैक करता है। इस बार फकैड जेन की स्वॉर्ड को 2 हिस्सों में कर देता है, जिसमें एक हिस्सा हवा से उड़ जाता है। फकैड जेन की पेट पर स्टैब करता है, लेकिन जेन अपनी वही स्वॉर्ड की उड़ती हुई पीस को हाथ में लेकर फकैड के चेस्ट के क्रिस्टल को तोड़ देता है, जो उसके चेस्ट के आर पार हो जाता है और उसे क्लिफ से नीचे फेंक देता है और अपनी चोट की वजह से वो भी बेहोश हो जाता है। इसके बाद गायरो और कुमी एक्शन में आते हैं। दोनों मर्ज होके बाकी बचे बीस्ट को हरा देते हैं, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है और इन बीस्ट का कोई अंत नहीं था। कुमी बोलती है कि वो आगे भी लड़ सकती है, लेकिन गायरो को फील हो चुका था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बड़े वाले बीस्ट को मारने से पहले ही उनकी खुद की स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी। इसीलिए दोनों डिसाइड करते हैं कि पहले वो ब्लू बीस्ट को ही मारेंगे। गायरो एक वॉर्म बीस्ट पर चढ़कर भागते हुए उस बीस्ट की आई की तरफ बढ़ता है। उसकी आई उम्मीद से ज्यादा बड़ी थी, लेकिन गायरो अपनी पूरी पावर से उस पर अटैक करता है और स्पेयर का साइज बड़ा करता है। वहां एक ब्राइटर लाइट दिखती है जो बीस्ट के आई के आर पार चली जाती है, लेकिन असली शौक की बात तो वो थी जब उसकी पूरी बॉडी पर ही आई बनने लगती है और उसके इम्पैक्ट से गायरो दूर जाके गिरता है। वो दोनों अलग हो चुके थे और गायरो देखता है कि कुमी उनके सामने खड़ी है और ग्लो कर रही है, जिसका मतलब वो ब्लास्ट होने वाली है। कुमी बोलती है ऐसा करने से वो सबको बचा सकती है, लेकिन जैसे ही ब्लास्ट होने वाली थी उसके मन में ये बात आने लगती है कि दोस्तों ने हमेशा उसे जीने के लिए इनकरेज किया है, और वो ब्लास्ट होने का आइडिया ड्रॉप कर लेती है। एक बीस्ट उनकी तरफ आता है जो ऐसे ही दोनों को खाने वाला था। तभी वहाँ सर्गी आती है और बीस्ट को हिट करती है। शिप को माया चला रही थी, जिसके साथ मेलोन भी था। वो मेलोन को शिप चलाने को बोलती है और मेलोन के हाथ से रिंग को टेलीपैथी की मदद से टेलीपोर्ट हो जाती है। माया कुमी और गायरो के सामने आती है और बोलती है कि टाइम आ चुका है और उन्हें अब चलना चाहिए। दोनों कुछ समझे इससे पहले ही वो दोनों को एक सेकंड डायमेंशन में ले जाती है। दोनों को कुछ समझ नहीं आता कि वो कहाँ है। वो माया को देखते हैं जिसकी हाइट अब कुमी से ज्यादा थी और उसने अपनी कैट हैट भी नहीं पहनी थी। गायरो माया से पूछता है कि वो कौन है, लेकिन माया बोलती है कि वो माया ही है, बस अब थोड़ी ज्यादा खूबसूरत दिखती है। वो गायरो को बताती है कि उसका स्पेयर इन सब से लड़ने के लिए काफी नहीं है और उन्हें एक न्यू पावर की जरूरत है। वो दोनों को एक रिंग
दिखाती है वो बताती है कि इस न्यू पावर को कंट्रोल करने के लिए कंडीशन चाहिए, वो सिर्फ कूमी में ही है, इसीलिए वो पहले भी एक बार इसे यूज कर चुकी है। वो रिंग को कूमी के हाथ पर टेलीपोर्ट करती है और उसे बोलती है कि वो सिर्फ अपने फीलिंग को रिंग्स पर कंसंट्रेट करे। वो ऐसा ही करती है और उनके आसपास का एटमॉस्फेयर ब्लैक से ब्लू स्पेस में चेंज हो जाता है। इसके बाद गायरो पार्शियल बनकर कूमी के बॉडी में चला जाता है, जिससे कूमी के बॉडी पर एक सिल्वर आर्मर आ जाता है और वो काफी पावरफुल हो जाती है। प्रोसेस कंप्लीट होते ही माया एक चुटकी बजाते हुए कूमी को वापस बैटलफील्ड में ले आती है, जहां कूमी अपने न्यू पावर्स का यूज करने के लिए काफी वॉर्म बीस्ट को मार देती है। वो अपनी ही रिंग जैसे एक पावर का यूज करके एक ब्राइट लाइट निकालती है, जिससे ब्लू बीस्ट को छोड़कर बाकी सभी खत्म हो जाते हैं। अब सिर्फ कूमी और जायंट बीस्ट आमने सामने थे। जायंट बीस्ट उस पर अपने मल्टीपल आर्म से अटैक करता है, लेकिन कूमी अपने रिंग को शील्ड की तरह यूज करके बच जाती है। जायंट बीस्ट कूमी पर शॉक वेव से अटैक करता है, जिससे कूमी सिर्फ डॉज ही कर पा रही थी। वो कैसे भी करके उस शील्ड को बचाई रख रही थी। माया नीचे से बोलती है कि बस कूमी की हिम्मत बनी रहे और वो इस बीस्ट को हरा दे। होता भी कुछ ऐसा ही है। कूमी बीस्ट के अटैक उसी पर डिफ्लेक्ट कर देती है और अपने रिंग का यूज करके बीस्ट के आसपास एक प्रेशर क्रिएट करती है, जिससे वो पहले एक बॉल में कन्वर्ट हो जाता है और बाद में फट जाता है। कूमी के बीस्ट को हराते ही दुनिया के सारे रेड आइस भी खत्म हो जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन जिन लोगों ने इसे अपनी आंखों से देखा था वो लोग काफी खुश थे। कूमी वापस जमीन पर आती है, जहां वो माया को देखती है। नीचे आते ही गायरो उससे अलग होता है, जो पूरी तरह से थक चुका था और उसे कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ क्या चल रहा है। मेलन उनके पास आता है, जो गायरो से पूछता है कि क्या वो ठीक है। गायरो उसे मुंह बंद रखने को बोलता है और बताता है कि वो ठीक है, लेकिन थका हुआ है। मेलन की नजर माया पर जाती है, जिसे देखकर पहले तो उसे पहचान नहीं पाता और खुद को इंट्रोड्यूस करने लगता है। माया बोलती है कि वो हमेशा की तरह काफी डम है। मेलन उसे पहचान कर बोलता है कि अब वो काफी हॉट लगने लगी है। दूसरी तरफ कूमी सनसेट को देख रही होती है। माया उससे बोलती है कि ये एंड नहीं है, बस शुरुआत है और असली चीज तो बस आने ही वाली है। कूमी बोलती है कि वो सबके लिए तैयार है। और इसी के साथ ये एनीमे यहाँ पर खत्म होता है। इसके पार्ट 2 के लिए वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कि जो भी इतनी खूबसूरत लड़की के साथ ऐसा करते हैं वो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है, जिस पर रोमाना एग्री करती है। गायरो कूमी से प्रॉमिस करता है कि वो सभी लड़कियों को वहां से निकाल कर रहेगा। कूमी ये सुनकर और अपने फ्रेंड्स का सपोर्ट देखकर स्माइल करती है। कुछ दिनों के सफर के बाद वो लोग लैब तक पहुंच जाते हैं, जो कि काफी बड़े एरिया में फैला हुआ था। गायरो कूमी को सजेस्ट करता है कि सभी प्रोटोटाइप्स को एक एक करके मनाना मुश्किल हो सकता है, इसीलिए वो सभी प्रोटोटाइप्स को किसी तरह से किडनैप करके बाद में उनके ब्रेन वॉशिंग को ठीक करने के लिए कुछ सोच लेंगे। रोमाना बताती है कि मेरे पास कुछ हर्ब्स हैं जो कि कुछ टाइम तक बेहोश कर सकती है, तो हम उनकी हेल्प ले सकते हैं। मेलन पूछता है कि क्या किसी के पास कोई दूसरा प्लान नहीं है, जिस पर कोई कुछ नहीं बोलता। यहाँ अब माया का सवाल होता है कि वो लोग गेट पर खड़े गार्ड्स को कैसे हैंडल करेंगे, लेकिन गायरो बताता है कि उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो सोल्जर्स को हैंडल कर सकता है। कूमी को काफी अच्छा लगता है कि वो अनजान लड़कियों की हेल्प करने के लिए इतना कुछ करने को तैयार है और उसे पूरा यकीन है कि ये प्लान जरूर काम आएगा। गायरो कूमी से मर्ज करता है और गेट से डायरेक्ट अटैक करता है। देखते ही देखते वो यहाँ सभी सोल्जर्स को हरा देते हैं, लेकिन कमांडर और उसका असिस्टेंट सरेंडर कर देते हैं, तो उन्हें बिना कोई नुकसान पहुँचाए जाने देते हैं। गायरो गेट से अंदर आ जाता है, जहां उसका वेट फैकेट कर रहा है। एक दूसरे को देखते ही वो अटैक शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा क्लैश होता है। फैकेट गायरो को बताता है कि उसकी फाइटिंग स्किल पहले से काफी अच्छी हो गई है। गायरो बताता है कि ये सब उसके क्लरिक की पावर है और वो अकेले कुछ भी नहीं है, जो चीज उसे बिल्कुल पसंद नहीं। गायरो आगे बताता है फैकेट भी हमेशा से क्लरिक को गवर्नमेंट से बचाना चाहता था, लेकिन ना जाने अब वो ऐसा क्यों हो गया है। फैकेट बोलता है कि उसे ऐसा कुछ भी याद नहीं है जैसा गायरो बता रहा है, और फिर वो उस पर अटैक करने के लिए अपनी स्पीड इतनी ज्यादा कर लेता है कि गायरो को वो दिखाई भी नहीं देता। लेकिन क्योंकि अब कूमी भी अपने फुल पोटेंशियल पर थी, वो फैकेट को उसकी लाइफ एनर्जी से फील करने लगती है। फैकेट उन पर लेफ्ट से अटैक करता है। गायरो को ये सेंस हो जाता है और वो अपने स्पेयर से उसके चेस्ट पर अटैक करता है, लेकिन उसे मारता नहीं है।
गायरो बताता है कि कुमी उसे रोक रही है क्योंकि वो कभी किसी को मार नहीं सकती है। इसीलिए गायरो उसके चेस्ट पर लगा एनर्जी स्टोन तोड़ देता है। फैकेट को अपने पास की मेमोरी शो हो जाती है जहां वो किसी लड़की को देखता है जिसकी शक्ल कुमी से मैच करती थी। गायरो से हारने के बाद फैकेट लैब के अंदर जाने लगता है और अपने पास को याद करने की कोशिश करता है। गायरो भी उसे जाने देता है। गायरो और कुमी अलग हो जाते हैं और उनका बाकी ग्रुप वहां पर आता है। वो सभी लोग एक साथ आगे बढ़ते हुए बड़े से दरवाजे के सामने रुक जाते हैं। गायरो कुमी से पूछता है कि इस गेट के पीछे क्या सभी क्लेरिक हैं, जिस पर कुमी हामी भरती है। गायरो गेट को अपने स्पेयर से टुकड़े टुकड़े कर देता है। वो लोग आगे बढ़ते हैं जहां बढ़ते बढ़ते वाटर कंटेनर्स थे। कुमी बताती है कि यही वो जगह है जहां क्लेरिक को बनाया जाता है, लेकिन गायरो बताता है कि वो सभी खाली हैं, जो कि नहीं होने चाहिए थे। थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें एक क्लेरिक मिलती है जो बार बार डेथ बोल रही थी और कुमी को एक फेल्ड प्रोडक्ट बोलते हुए ब्लास्ट होने वाली थी, लेकिन गायरो उसे ब्लास्ट होने से पहले ही बेहोश कर देता है। रोमाना तुरंत जाकर उस क्लेरिक के नेक पर बेहोशी वाले हर्ब्स को बांध देती है, जिससे वो कुछ टाइम के लिए बेहोश ही रहे। वो अब उस क्लेरिक को लेके बाकी क्लेरिक को ढूंढने लगते हैं, लेकिन गायरो थोड़ा सस्पिशियस रहता है कि कोई भी गार्ड क्यों नहीं है। वो एक और रूम में एंटर करते हैं, लेकिन ये रूम पूरी तरह से क्लेरिक से भरा हुआ था। वो सभी डेथ और कुमी को फील्ड प्रोडक्ट बोल रहे थे। अब वो धीरे धीरे ब्लू ग्लो करने लगते हैं, जिस पर कुमी पहले तो उन्हें शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई शांत नहीं होता। गायरो के लिए भी उन्हें एक साथ संभालना मुश्किल था, तो वो सभी लोगों को कवर करता है और ब्लास्ट के इम्पैक्ट से सबको बचाने के लिए खुद अपने स्पेयर के साथ आगे खड़ा हो जाता है। सभी क्लेरिक ब्लास्ट करने वाले थे, लेकिन तभी लैब की स्क्रीन पर एक कोड रन होता है जो सभी क्लेरिक को शांत होने का ऑर्डर देता है, जिसके बाद सभी एक एक करके ग्लो करना बंद करते हैं और बेहोश हो जाते हैं। कुमी बोलती है कि क्या वो सभी मर गए हैं, जिस पर रोमाना कंफर्म करती है कि वो सभी बस बेहोश हुए हैं। फिर माया आगे आके बोलती है कि उन सभी को एक साथ बाहर ले जाना काफी मुश्किल काम साबित होगा। गायरो एग्री करता है, लेकिन उसे अभी भी मिसामी नहीं मिला था। वो यहाँ की पूरी जिम्मेदारी रोमाना को दे देता है और बाकियों को उसकी हेल्प करने का बोलकर वहाँ से मिसामी को ढूंढने चला जाता है। मेलोन वहाँ उस फर्स्ट क्लेरिक के साथ आता है और रोमाना की हेल्प करता है। गायरो और कुमी लैब के अंदर आ जाते हैं और चलते चलते वो एक डेड एंड पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही गायरो वॉल को हाथ लगाता है, वहाँ एक सीक्रेट रूम की ओपनिंग हो जाती है जो पूरा व्हाइट कलर का था। दोनों संभल कर अंदर जाते हैं, जहां वो एक 3 आई बीस्ट को देखते हैं जो एक ग्लास के अंदर था और मिसामी उसके सामने खड़ा होकर उसे देख रहा था। मिसामी उन दोनों को वहां वेलकम करता है। वो पीछे मुड़ता है तो उसी शक्ल दिखाई जाती है। उसकी एक आई पूरी रेड थी जो शाइन भी कर रही थी। गायरो मिसामी से ज्यादा उस मॉन्स्टर को देखकर शॉक था, क्योंकि ये उसी मॉन्स्टर की तरह दिखता है जिसने उसकी वाइफ को मारा था। मिसामी गायरो से काफी खुश था, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो फैकेट को हरा देगा और सभी प्रोटोटाइप से इतनी आसानी से बच निकलेगा। साथ ही ये भी कि उसे किसी प्रोटोटाइप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसके सबसे बड़ी इन्वेंशन खुद गायरो के साथ खड़ी है, जो कि उसके प्रोटोटाइप से ताकतवर और बेहतर है, और वो उसे भी जल्द ही अपने साथ मिलने के लिए मजबूर कर देगा, क्योंकि उसे अब वर्ल्ड की रियल हिस्ट्री पता चल गई है, जो एज अ रिवॉर्ड अब उन दोनों के साथ भी शेयर करना चाहता है। मिसामी गायरो से पूछता है कि क्या उसे पता है कि मॉन्स्टर दुनिया में कैसे आए और क्लेरिक को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। वो खुद ही जवाब देते हुए बोलता है, हाँ, क्योंकि हम इंसान पास में सभी स्पेसीज से ज्यादा इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग थे। इतने होनहार थे कि वो जल्द ही भगवान के टक्कर में आ सकते थे, लेकिन टाइम के साथ हम अपनी वैल्यू भूलते गए और आज ये दिन है कि बीस्ट हमें खुद के लेवल का समझने लगे हैं। इस दुनिया को फिर से इंसानों की पावर दिखानी होगी। ये बोलते ही उसकी दूसरी आंख भी रेड हो जाती है और देखते ही देखते वो खुद ही एक ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर में बदल जाता है। उसकी ये हालत देखकर गायरो और कुमी मर्ज होते हैं ताकि वो फाइट के लिए रेडी हो सके। वो लैब भी उनके फाइट के इम्पैक्ट से टूटने लगती है, लेकिन तब तक रोमाना सभी क्लेरिक को रेस्क्यू कर चुकी थी। मेलोन को गायरो और कुमी की चिंता होती है, लेकिन रोमाना बोलती है कि वो दोनों अपना ख्याल अच्छे से रख सकते हैं और उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकलना चाहिए। वो लोग बाहर जाकर उन दोनों के जल्द लौटने की उम्मीद करते हैं। लैब के अंदर हम देखते हैं कि गायरो मिसामी से बुरी तरह से हार रहा है। मिसामी बोलता है कि गायरो अब बूढ़ा हो चुका है और उसमें अब कोई खास बात नहीं है।
गायरो उसके ऊपर अपने स्पेयर से अटैक करता है, लेकिन मिसामी एक हाथ से स्पेयर को रोक लेता है और बोलता है कि उसका वेपन भी उसकी तरह पुराना है। वो गायरो के अंदर से कुमी को अलग कर देता है और दोनों को अलग डायरेक्शन में फेंकता है। वो कुमी के पास आता है, उसे नंबर 22 के नाम से रिफर करता है और बोलता है कि उस जैसे स्ट्रॉन्ग क्लरिक को उसके साथ मिल जाना चाहिए, लेकिन कुमी उससे बोलती है कि उसका नाम कुमी है, द ब्लूमिंग फ्लावर, और अब वो किसी दूसरे के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अपने दोस्तों के लिए जीती है। मिसामी उसकी बातों पर हंसता है और बोलता है कि क्लरिक होकर वो नाम का क्या करेगी और वो कोई भी नाम डिजर्व नहीं करती है। कुमी को उसकी बातों से गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि ये नाम उसके दोस्तों ने उसे बहुत प्यार से और भरोसे से दिया है और उसके नाम की इंसल्ट करने का मतलब है उसके दोस्तों की इंसल्ट करना, जो वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। उसका गुस्सा इतना ज्यादा होता है कि उसकी आंखें ग्रीन हो जाती हैं और वो 3 आई जो उसके पीछे था वो जाग जाता है, जो एक साथ में मिसामी को पकड़ लेता है। मिसामी निकलने की खूब कोशिश करता है। गायरो भी समझ नहीं पाता कि ये सब अचानक क्या हो रहा है और कुमी उस मॉन्स्टर को कैसे कंट्रोल कर पा रही है। मॉन्स्टर मिसामी को पहले पकड़ लेता है और फिर उसे खा लेता है और कहीं गायब हो जाता है। कुमी भी शांत हो जाती है लेकिन शॉक से बेहोश हो जाती है। गायरो जल्दी से कुमी को बाहर लेके जाता है क्योंकि अब वो लैब ज्यादा देर सही नहीं रहने वाली थी। कुमी को बाहर लेकर आते ही लैब मिट्टी में मिल जाती है। वो बाहर आकर बाकी मेंबर से मिलता है। सभी कुमी को देखकर परेशान थे। गायरो उसे एक स्टोन पर लेटा देता है जब तक कि उसे होश नहीं आ जाता। रोमाना पूछती है कि क्या कुमी ठीक है, जिस पर गायरो बोलता है उसे सिर्फ आराम की जरूरत है, ज्यादा पावर यूज करने की वजह से वो बेहोश हो गई है। माया देखती है कि 2 शिप्स उनकी तरफ आ रही है। शिप में से एक औरत उतरती है, एक लड़की जिसके सर पर 2 हॉर्न्स थे और कुछ लोगों के साथ। गायरो उसे जानता था। वो बोलता है, लेडी सुर्गी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? सुर्गी बोलती है, बहुत दिनों बाद मिले। गायरो पूछता है कि ये सब उनके साथ कौन है। उनमें से एक अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो अपना नाम क्रिनियोस द हेवन रीचर और चीफ ऑफ सेक्यूरेंस बताता है। गायरो बताता है कि मिसामी मर चुका है और बाकी काम अब वो लोग देख लें। सुर्गी कुमी को देखती है और पूछती है कि क्या ये तुम्हारी करंट क्लरिक है? वो उसके साथ हाथ में रिंग देखकर समझ जाती है कि ये क्लरिक कुछ खास है। वो आगे बताती है कि इस लैब के बारे में अब पब्लिक को पता नहीं लगना चाहिए, इसीलिए वो इस बात को यहीं खत्म कर दे। क्रिनिस बताता है कि उसने सारी सिक्योरिटी को विलेजर्स के पास भेज दिया है ताकि कोई अनहोनी ना हो। साथ ही ये भी कि उसके क्लैन में एक टेक्निक काफी टाइम से पास डाउन किया जा रहा है जिसमें वो लोग क्लरिक का फुल पोटेंशियल बाहर निकालते हैं और वो ये रिचुअल कुमी पर करना चाहते हैं, जिसके लिए उसे उनके विलेज जाना होगा। सुर्गी बोलती है कि गायरो को अब अपना नाम चेंज कर लेना चाहिए और एक नई जिंदगी शुरू कर लेनी चाहिए। गायरो के चेहरे से साफ दिख रहा था कि वो इसके लिए रेडी नहीं है। सुर्गी बताती है कि अगर वो लोग ऐसा करेंगे तो उन्हें अपनी जर्नी को यहीं खत्म करना होगा और उनकी न्यू आइडेंटिटी के लिए भी वो उनकी पूरी हेल्प करेगी। लेकिन क्रियोनिस बोलता है कि ये नई शुरुआत नहीं बल्कि एक अंत की शुरुआत है। रोमाना पूछती है कि इसका मतलब क्या है। क्रियोनिस उन्हें एक्सप्लेन करता है, जब भी ह्यूमन बीइंग अपनी नॉलेज के पीक पर पहुंच जाते हैं तब गॉड शो होते हैं जो उनसे उनका सब कुछ छीन लेते हैं। रेड आई बीस्ट और 3 आई बीस्ट का अचानक से शो होना यही दर्शाता है और ये एक इंडिकेटर है कि वो पल काफी करीब है। साथ ही ये सेक्यूरेन की जिम्मेदारी है कि वो वर्ल्ड को उस पल के लिए तैयार करे और गॉड के आने का स्वागत करे। फिर सुर्गी बोलती है कि बात बस इतनी सी है, तो क्या अब गायरो उन्हें ज्वाइन करना चाहेगा? गायरो बोलता है कि अगर सब कुछ ऐसा ही होना है तो वो उन्हें ज्वाइन करेगा। सडनली उनका ध्यान कुमी की तरफ जाता है जिसके मुंह से ब्लड आ रहा था और उसकी हालत और खराब होती जा रही थी। गायरो उसे अपनी गोद में ले लेता है और रोमाना उसके लिए मेडिसिन देखने लगती है। सीन शिफ्ट होता है। रात हो चुकी थी, कुमी की हालत ठीक होने लगी लेकिन अभी भी बेहोश होती है। क्रिनोइस बोलता है कि उसने कुमी को सेक्योरियन की बेस्ट मेडिसिन दी है जो उसे जल्दी रिकवर होने में हेल्प करेगी। रोमाना भी मेडिसिन की तारीफ करती है कि ये काफी जल्दी असर कर रहा है। यहाँ गायरो नोटिस करता है कि सुर्गी उनकी बातें गेट पर छुपकर सुन रही है। जैसे उसे पता चल जाता है कि वो पकड़ी गई, वो वहां से जाने लगती है। गायरो भी उसके पीछे जाता है। वो शिप से बाहर आ जाती है और गायरो भी उसका पीछा करते हुए बाहर आकर उससे पूछता है कि वो उससे कुछ कहना चाहती है।
लेकिन वो भाग क्यों रही है। सुर्गी रुकती है और बोलती है कि कूमी जल्द ही मरने वाली है। गायरो गुस्से में उससे बोलता है कि क्या बकवास कर रही हो, लेकिन सुर्गी कंटिन्यू करती है कि कूमी कोई आम क्लेरिक नहीं है, उसे बाकी क्लेरिक से ज्यादा पावरफुल और वेपनरीज बनाया गया है ताकि वो ज्यादा फायदेमंद साबित हो सके, जिसकी छोटी सी कीमत है उसकी लाइफ स्पैन जो कम है। गायरो उसका कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है लेकिन वो अभी एक बच्ची है तो उसके साथ ऐसा क्यों। पर सुर्गी के पास इसका कोई जवाब नहीं होता है। वो बोलती है जो सच है उसने बता दिया। सुर्गी गायरो से एक क्रॉस क्वेश्चन करती है कि उसने इस क्लेरिक को कूमी ही नाम क्यों दिया, जबकि वो जानता है कि कूमी द थंडरबोल्ट अब इस दुनिया में नहीं रही। गायरो उसे टॉपिक बदलने से मना करता है। वो पागलों की तरह चिल्लाने लगता है और फिर पूछता है उस मासूम बच्ची ने तो अभी दुनिया देखनी शुरू की है। अच्छा अच्छा खाना खाना, दोस्त बनाना, अपनी जान को दांव पर लगाकर दूसरों की हेल्प करना, लेकिन फिर उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। वो काफी परेशान होता है और सुर्गी से पूछता है कि उसके पास अब कितना टाइम बचा है। सुर्गी बोलती है कि 6 महीने या ज्यादा से ज्यादा 1 साल बस। गायरो दुखी आवाज में उससे पूछता है कि जब वो होश में आएगी तो वो उसे क्या जवाब देगा, लेकिन इसका उसके पास कोई जवाब नहीं होता। उस रात एकदम सन्नाटा था और सिर्फ गायरो के आंसू। अगले दिन गायरो एक जगह अपने स्पेयर के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। वो देखता है कि कूमी जाग चुकी है और उसे बड़े प्यार से देख रही है। गायरो उसके पास जाके पूछता है कि शायद उसकी ट्रेनिंग से उसकी नींद खुल गई। कूमी सर हिलाते हुए मना कर देती है। गायरो उसे बोलता है कि उसे अभी आराम करना चाहिए और अपनी लाइफ को ज्वाइन करना चाहिए। वो ये सब तो बोल रहा था लेकिन कूमी से नजरें नहीं मिलाता। कूमी को शक होता है कि वो कुछ छुपा रहा है, लेकिन गायरो बोलता है कि ये उसकी गलत फहमी है और उसे इन सब चीज पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और वो वापस अपनी ट्रेनिंग के लिए चला जाता है, लेकिन कूमी पीछे से बोलती है कि मेलोन ने उसे सब बता दिया है। गायरो के मुंह से निकल जाता है कि मेलोन को ये कैसे पता चल गया। गायरो यहाँ ट्रिक हो जाता है। कूमी उसे सब कुछ सच सच बताने को बोलती है। वो दोनों एक जगह बैठते हैं और गायरो उसे सब कुछ बताता है, ये सोचकर कि ना जाने कूमी अब कैसे रिएक्ट करेगी। लेकिन कूमी के फेस पर टेंशन की एक झलक तक नहीं दिखती है। वो बोलती है कि अच्छा ये बात है, वैसे इस चीज का एहसास उसे पहले से था, ये कोई बड़ा सरप्राइज नहीं है। गायरो थोड़ा घबराते हुए उससे बोलता है कि उसे अब इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। वो जल्द ही उसके लिए कोई रास्ता निकाल लेगा और तब तक वो एक आम लड़की जैसी लाइफ जी सकती है। लेकिन कूमी मुस्कुराते हुए बोलती है कि अगर वो लैब में ही मर जाती तो शायद उसे लाइफ क्या होती है इसके बारे में कभी पता नहीं लगता। लेकिन उसे खुशी है कि वो बाहर आई, उसने दुनिया देखी, अच्छे दोस्त देखे, न्यू स्पेशीज देखी, अच्छा फूड देखा और सबसे बड़ी चीज लोगों का ट्रस्ट देखा। और अब इतना कुछ देखने के बाद वो मर भी जाए तो उसे कोई गम नहीं होगा और वो अब कोई बच्ची नहीं है। गायरो उसकी बातों से थोड़ा चीयर अप होता है और बताता है कि वो कूमी का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है कि उसने उसे गुमनामी के अंधेरे से बाहर निकाला है और अब आगे वो उसे साथ देगा, चाहे मौत ही क्यों ना आ जाए। कूमी अपना सर गायरो के कंधे पर रखती है और गायरो उसके सर पर सहलाता है। कुछ दिनों के सफर के बाद वो लोग सेक्यूरियन विलेज पहुंच जाते हैं, जिसका साइज देखकर मेलोन बोलता है कि यहाँ पक्का कोई मॉन्स्टर रहता होगा क्योंकि ये जगह कितनी बड़ी है। रोमाना उसे करेक्ट करते हुए बोलती है कि यहाँ कोई मॉन्स्टर भूल के भी नहीं आ सकता है क्योंकि यहाँ के लोगों के पास एंशिएंट टेक्नोलॉजी की वो नॉलेज है जो आज के टाइम में किसी के पास नहीं है।